क्या हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा? क्या हमने ये नहीं सीखा कि जब आप किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं तो उसके बाद उसके कितने सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। डिसेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है, क्यों पाकिस्तान में मरूसी सियासत जो है वो इतनी मजबूत है और अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। क्योंकि जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जमहूरियत के साथ साथ उभरेंगे, वो सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 27 नवंबर को स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुई लाहौर में और बाकी बड़े शहरों में। और जैसे ही वो मार्च ख़त्म हुई उस टाइम अमाल जान जो कि एकेडमिक हैं और हिस्टोरियन हैं, उनको पंजाब पुलिस की टीम ने आके गिरफ़्तार करने की कोशिश की, क्योंकि उससे एक दिन पहले 26 नवंबर को डीसी लाहौर की तरफ से एक इंतहाई पोरली ड्राफ्टेड नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ें तो ऐसा लगता है कि किसी 8वीं या 9वीं जमात के बच्चे ने जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा उसने लिखा हुआ है। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ कि वो एक पीस और जो पीस के जो अमन है उसके ख़राब करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी जो है इशू क्राइसिस जो है वो डेवलप कर देंगे और उस बिना के ऊपर उनको 30 दिन के लिए जो है गिरफ़्तार किया जाए। उस टाइम वो गिरफ़्तारी नहीं हुई और उसके बाद 1 तारीख को जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन खारिज कर दिया और उसको सिर्फ खारिज नहीं किया बल्कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल करार दिया। उस मौके के ऊपर उनके साथ काफ़ी लोग मौजूद थे। उनके जो कौंसल थे उसमें हिना जलानी थी, असद जमाल थे और बाकी जो उनके कॉमरेड्स हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी जब स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुई तो उसके फ़ौरन बाद अमाल जान और इकबाल आला समेत 5 दीगर अफराद के ख़िलाफ़ सेडिशन के जो चार्जेस जो हैं वो उनके ऊपर लगाए गए। और इकबाल आला वो हैं जो मशाल खान जिनको शहीद किया गया खैबर पख्तूनख्वा में उनके झूठे ब्लास्फेमी चार्जेस के ऊपर, उनके वालिद के ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। और एक अगले ही दिन पंजाब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर आलमगीर वज़ीर को उठाया गया और वो अबडक्शन थी, अरेस्ट नहीं था। और उसके बाद जो है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने और पुलिस है उन्होंने कहा कि वो हमारे पास हैं। 4 माह वो जो है वो कैद में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी बेल मंजूर की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के जो हथकंडे हैं वो रियासत को इस्तेमाल करती है। जो मार्जिनलाइज कम्यूनिटीज़ हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के बजाय इस तरह कभी झूठी FIR काटी जाती हैं, कभी सेडिशन लॉस का जो है वो सहारा लिया जाता है। अब सेडिशन लॉस की अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिश ने ये जो कानून है वो इंडियन पिनल कोड में इंट्रोड्यूस करवाए थे। और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जो बेसिकली मुसलमान और हिंदू थे, जो उनके रूल को जो है वो रजिस्ट करते थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनको विक्टिमाइज़ करने के लिए ये कानून जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। आज एक आज़ाद मुल्क के अंदर जो है वो उन्हीं जो कानून है उनका सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो डिसेंट है उसको चुप कराने के लिए, जो लोग थोड़े क्रिटिकल हैं उनको चुप कराने के लिए, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनको चुप कराने के लिए इस तरह उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? जमहूरी माशरों में तो इस तरह के जो रवायात हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होती। और क्या हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा? जो कुछ सकूत ढाका में हुआ, क्या हमने उसे कुछ नहीं सीखा? क्या हमने ये नहीं सीखा कि जब आप किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं तो उसके बाद उसके कितने सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं? तो हमें ये चाहिए कि रियासत को ये चाहिए कि अब वो जो है इस चीज़ को समझे कि ये जो 2020 के अंदर इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो बिल्कुल भी जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते। और इस तरह से जो है आप लोगों को जो है उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस नहीं करते। आप जो है उनकी बात सुने, उनके जो मुतालबात हैं उस पर थोड़ा गौर करें। पार्लियामेंट है वो इसलिए होती है ताकि जो है उसके ऊपर बातचीत हो, डायलॉग हो और जो जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए। इस सारे मामले में पेट्रियाटिज़म की क्या हकीकी डेफिनेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो स्टेट नैरेटिव है और जो अमूमी तौर पर पेट्रियाटिज़म का मतलब समझा जाता है वो ये है कि जी के जो भी हुकूमत करे, जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशन या जो सिक्योरिटी एजेंसी ना पाकिस्तान की, वो जो मर्ज़ी करें आपने उस पर सिर्फ जो है लब्बैक कहना है और उसको जो है उसको हमेशा जो है अप्रिशिएट करना है। कभी भी आपने अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाना, कभी भी उनको सवाल नहीं करना और कभी भी ये नहीं कहना कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई
और इसका आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। मतलब कि किसी भी किस्म की कोई भी अकाउंटेबिलिटी जो है आवाम ना करे और सवाल ना उठाए बेसिकली, और बस जिस तरह उनको जिस तरफ जो अट्रैक्शन उनको दिखाई जा रही, जिस तरफ उनको जिस तरह भेड़ बकरियों को जिस तरफ भांगता है कोई वो तरफ चली जाती हैं, तो उस तरह का जो एटीट्यूड है वो एक्सेप्टेबल है स्टेट को, और बाकी कोई एटीट्यूड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल भी पेट्रोटिज्म की डेफिनेशन नहीं है। जो थॉमस जेफरसन है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि डिसेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोटिज्म। यानी कि जो वो लोग जो कि क्रिटिकल वॉइसेस हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जो कि ये बताती हैं हुकूमत को और जो लोग मुल्क चला रहे हैं उनको कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और अपनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ जो है वो इस तरह की अपनी आवाज़ उठाती हैं, और मुल्क में जो है जो भी गलत काम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट भी करती हैं और सामने आती हैं। तो ये जो है असल पेट्रोटिज्म होता है, ताकि क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, इसमें आप एक किरदार अदा करते हैं कैसे अपने मुल्क अपनी सोसाइटी को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। और स्टेट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करे और इनकी आवाज़ को सुने, ना कि इनके खिलाफ इस तरह के जो हैं वो शेमफुल टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करे। 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडेशन डे के मौके के ऊपर पीडीएम का जलसा हुआ मुल्तान में, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटों ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिनको जलसे से कुछ दिन कबल गिरफ्तार भी किया गया। उस जलसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो वो शिरकत नहीं कर सके क्योंकि उनको कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ था, और उनके भी हाफ पे आसिफा भुट्टो ने उस जलसे में शिरकत की और अपने बाकायदा तौर पे अपने जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है उसका आगाज़ किया। उस जलसे में उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उनको प्रेज़ भी किया है। उसकी एक वजह ये भी थी कि उनका जो तकरीर करने का अंदाज़ था वो बेनज़ीर भुट्टो से बड़ी मुमासलत रखता था, बड़ी रिजेम्बलेंस उसके साथ। तो लोगों ने कहा कि हमें जी बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई, और उसी मौके के ऊपर पाकिस्तान में दोबारा से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि मरूसी सियासत की जो डिबेट है वो दोबारा से शुरू हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये ठीक है, कुछ लोगों का मानना था कि ये गलत है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं जो मरूसी सियासत का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है साउथ एशियन रीजन के हवाले से वो थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस खित्ते में स्पेशली जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो रूट्स हैं वो बड़ी मजबूत हैं। अगर आप इंडिया में देखें तो जैसे ही पार्टीशन हुई उसके फ़ौरन बाद जो उनके जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में जो आगे आगे थे कांग्रेस के लीडर से, उन्होंने उस वहाँ पे हुकूमत संभाली, और उसके बाद भी उन्हीं के जो नेहरू हैं उनके जो ख़ानदान है वही वहाँ पे चला है। राजीव गांधी आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, तो वही एक ही ख़ानदान ने काफ़ी देर तक वहाँ पे हुकूमत की, और आज भी जो कांग्रेस है वो वहाँ पे सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है। बांग्लादेश में देखा जाए तो वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी ही है। वहाँ पे शेख मुजीब जब बने पहले प्रेसिडेंट, फिर बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उनकी बेटी जो है वो अब तक 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं बांग्लादेश की। रिसेंट इलेक्शंस भी उन्होंने जीते, जो कि चौथी दफ़ा और तीसरी दफ़ा कंसेक्टिवली वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने, और जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलीज हों उसमें भी। उसके अलावा एक रिसर्च पेपर जो है वो शाये हुआ था, जिसका नाम था पॉलिटिकल डायनेस्टीज एंड पॉलिटिकल कंपटीशन इन पाकिस्तान, जिसमें ये बताया गया कि पंजाब और सिंध में सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रिवेलेंस है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। यानी कि जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस लड़ते हैं सबसे ज़्यादा पंजाब और सिंध में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो डायनेस्टिक फैमिली से होता है, यानी कि उनके जो बाप दादा और बाकी रिश्तेदार हैं वो भी पास्ट में जो है इलेक्शन लड़ चुके होते हैं या उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है इलेक्शन में। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो रेशो है वो सबसे कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं। इस रिपोर्ट में फर्दर ये बताया गया कि नेशनल असम्बली की 272 सीटों में से 140 सीटें यानी कि 51.50% जो सीट्स हैं वो डायनेस्टिक कैंडिडेट्स जीतते हैं। और ये जो ट्रेंड है ये 2002 से लेकर 2018 तक अभी तक जो है ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है, क्यों पाकिस्तान में मरूसी सियासत जो है वो इतनी मजबूत है अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। इसकी वजूहत तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम मेजर जो उसके कॉजेज़ हैं उनकी तरफ देखें तो एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो है कोई रिवाज नहीं है।
वैसे तो ये सारे जो हैं जमहूरियत के लमदार हैं, किसी की भी बात कर लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यहाँ पे अव्वल तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते नहीं हैं। तो अगर हों भी तो वो भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होते हैं, जिसका ना तो कोई रिजल्ट निकलता है और किस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता है वो सबके सामने है। सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है पूरे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ पे सही मानों में जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, और उसके अलावा उनकी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि उनके अमीर से भी ज़्यादा पावरफुल होती है, और जो डिसीजन हैं ज़्यादातर पार्टी से रिलेटेड वो तय करती है। उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कोई रिवाज नहीं है। अगर इसकी दूसरी जो वजह जो सबसे मेरे नज़दीक सबसे जो अहम वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो उस तरह से पलने नहीं दिया उसको, वो उस तरह से ग्रो नहीं हुई। तकरीबन 35 साल तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, और उसके बाद भी जो जमहूरियत आई वो 90 की दहाई में किस तरह की जमहूरियत थी आप सबके सामने है। ये अब थोड़ा मामला थोड़े बेहतर हुए हैं, ये सेकंड ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है और थोड़े जो मामला हैं वो बेहतर हुए हैं। तो इसका जो ताल्लुक है मरूसी सियासत का वो जमहूरियत के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। जब जमहूरियत ग्रो करेगी, फले फूलेगी, तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली कम होगी और थोड़े जो मामला हैं वो बेहतर हुए हैं। तो इसका जो ताल्लुक है मरूसी सियासत का वो जमहूरियत के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। जब जमहूरियत ग्रो करेगी, फले फूलेगी, तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जमहूरियत के साथ साथ उभरेंगे, वो सामने आएंगे। और ये हमने देखा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं पिछले 10 सालों में सामने आए हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। वो कुछ का ताल्लुक लेफ़्ट की पॉलिटिकल जो है पार्टीज़ के साथ है, कुछ इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं जिसमें जबरान नासिर हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। ये तभी होगा मुमकिन जब जमहूरियत को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसको ग्रो करने दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ ही ये जो नेपोटिज्म है और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये कम होगी। बड़ा स्लो प्रोसीजर है, और इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है उसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया में अगर हम नज़र दुराएं तो ये पता चलता है कि वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल एक लिविंग एग्जांपल है इस चीज़ की, कि वहाँ पे दिल्ली जो कि उनका कैपिटल है, वहाँ पे जो हुकूमत है वो अरविंद केजरीवाल की है, जो कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। और वो रिसेंट इलेक्शन में जो 2020 के दिल्ली इलेक्शन हुए हैं उसमें तीसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने हैं दिल्ली के। जो वो एक ब्यूरोक्रेट थे और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, एक एनजीओ चलाई, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और 3 दफ़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया के कैपिटल के। और अब तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। तो इससे जो पता चलता है कि जिस तरह जमहूरियत ग्रो करती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो जो मरूसी सियासत है वो भी कम होती है, और जो अल्टरनेटिव एक पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उभर के सामने आती है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज़ाद लैब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, लाइक करें, और अपनी जो फीडबैक है वो लाजमी हम तक पहुँचाएँ ताकि हम अपने काम को और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।